So we have already calculated the value of ultimate compression force due to concrete Cu as 0.36 FCK XUB, and also we already find out the value of Tu, the ultimate tensile force or the tensile force given by the tensile reinforcement, and the value comes out 0.87 FY/AST. Now, and we also have find out the line of action of the compression force from the extreme compression fiber कि ये जो Cu एक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है. So from the extreme compression fiber ये एक्ट करता है at a distance y bar equals to 0.42 XU. Okay. Now अभी अगर RCC सेक्शन को एनालाइज करना है तो हमें और एक टर्म आता है, दैट इज लीवर आर्म डिस्टेंस. लीवर आर्म डिस्टेंस. ओके, इसे जेड से डिनोट किया जाता है. नाउ ये लीवर आर्म डिस्टेंस है क्या? लीवर आर्म डिस्टेंस होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स. ओके, सो लीवर आर्म डिस्टेंस क्या है? इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस between line of action of ultimate compression force Cu and the line of action of Tu. So हमें ये जो डिस्टेंस है, that distance is Z, the lever arm distance. अभी lever arm distance चाहिए क्यों? lever arm distance इसीलिए चाहिए, जब हम लोग ultimate moment of resistance निकालेंगे सेक्शन के लिए, तब हमें फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस करना होगा. सो लीवर आर्म डिस्टेंस वी नीड टू नो. सो अभी बताओ कि लीवर आर्म डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? इफेक्टिव डेप्थ d. तो हमें चाहिए छोटा सा डिस्टेंस. तो ये छोटा सा डिस्टेंस z इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? d माइनस ये जो ऊपर वाला y बार है, इसको माइनस कर देंगे तो हमें z मिल जाएगा. सो d माइनस 0.42 XU. तो ये आ गया मेरा the value of lever arm distance. Okay, now lever arm distance जरूरी इसीलिए है कि जब हम लोग ultimate moment of resistance निकालना सीखेंगे या फिर moment of resistance for a section, तब जाके हमें टेंसाइल फोर्स या फिर कंप्रेशन फोर्स के साथ लीवर आर्म डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना होगा. फिर देखना होगा कि कौन सा सेक्शन है. बैलेंस हुआ तो हम लोग कंक्रीट के फोर्स के साथ करेंगे, अंडर रेनफोर्स हुआ तो स्टील के फोर्स के साथ करेंगे. अभी देखेंगे वो सारा सेक्शन. सो अभी हम लोग क्या क्या देखें कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Cu, the ultimate compression force exerted by the concrete. Now tensile force, ultimate tensile force which is exerted by the steel Tu, and the lever arm distance. Now सम में देखो कि कौन सा मेरा टर्म यहाँ पे अननोन टर्म है. अगर मान लो कि कोई भी एक आरसीसी सेक्शन दिया हुआ है, ओके, आरसीसी कोई भी एक सेक्शन दिया हुआ है तो उसका विड्थ दिया हुआ होगा, वो किस कंक्रीट से बना हुआ है वो दिया होगा. सो देखो इन तीनों टर्म से अगर मुझे किसी भी एक आरसीसी सेक्शन को एनालाइज करना है तो यहाँ पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो देखो एफसी के जिस ग्रेड का कंक्रीट दिया होगा उस ग्रेड से हमें मिल जाएगा. बी विड्थ ऑफ द सेक्शन दिया हुआ होगा. नाउ एक्सयू का वैल्यू देखो अननोन है, तो हमें पहले एक्सयू का वैल्यू समझना होगा कि एक्सयू का वैल्यू कितना होता है. इसका कोई मैक्सिमम कोई वैल्यू होता है कि नहीं होता है, या फिर एक्सयू का जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के वाइज हम लोगों का जो सेक्शन है वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन मिलेगा. तो अभी हम लोग एक्सयू के बारे में देखते हैं. ओके, नेक्स्ट जाए. इसको लिख रहे हो क्या? तो हमें न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बारे में जानना होगा. ओके, तो पहले न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ चाहिए क्यों हम लोगों को? ये हम लोगों को फोर्स और जो लीवर आर्म डिस्टेंस है, मतलब अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जरूरी है. तो पहले मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XU मैक्स. नाउ XU मैक्स क्यों जरूरी है?
इस चीज को समझते हैं कि क्यों एक सेक्शन के लिए एक न्यूट्रल एक्सिस का मैक्सिमम डेप्थ को फाइनलाइज किया गया है या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो उसके लिए फिर से हम लोगों को सेक्शन को जाना होगा कि हम लोगों के पास एक सेक्शन है, ओके, आरसीसी सेक्शन। तो यहाँ पे रेइंफोर्समेंट दिया हुआ है। तो इसका अगर स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे कंक्रीट का फेलियर स्ट्रेन मिलेगा और नीचे के जाएंगे तो यहाँ पे स्टील का फेलियर स्ट्रेन मिलेगा। तो दैट वन इज द सेक्शन ए, तुम्हारा इफेक्टिव डेप्थ है डी एंड दैट वैल्यू इज द XU max 0.0035 and 0.87 FY by ES plus 0.002 AS strain। नाउ समझते हैं क्यों मैक्सिमम डेप्थ जरूरी है। ओके, सो पहले बताओ कि एक आरसीसी सेक्शन अगर फेल हो सकता है तो कैसे फेल होगा। एक आरसीसी सेक्शन अगर फेल होगा तो कैसे होगा। आइदर आरसीसी सेक्शन, पहले बताओ कि आरसीसी सेक्शन किस चीज से बना हुआ है, कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। तो एक आरसीसी सेक्शन को हम लोग फेल्योर मानेंगे इफ द स्टील रीचेस इट्स फेल्योर स्ट्रेंथ और द कंक्रीट रीचेस द फेल्योर स्ट्रेंथ। कंक्रीट का फेल्योर स्ट्रेंथ कितना है 0.0035 और 35 स्टील का फेल्योर स्ट्रेंथ है तुम्हारा 0.87 FY by ES plus 0.002 plus 0.002 नाउ तो एक आरसीसी सेक्शन फेल कैसे हो सकता है, आइदर तुम्हारा स्टील फेल्योर स्ट्रेंथ पे पहुंच सकता है या फिर कंक्रीट फेल्योर स्ट्रेंथ पे पहुंच सकता है, राइट। तो अभी देखा जाएगा कि आइदर कंक्रीट पहले पहुंच सकता है या फिर स्टील पहले पहुंच सकता है अपना फेल्योर स्ट्रेंथ पे, या फिर दोनों साइमल्टेनियसली वो अपना फेल्योर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आरसीसी सेक्शन को फेल्योर तब मानेंगे, आरसीसी सेक्शन को फेल तब मानेंगे कि आइदर कंक्रीट फेल हो रहा है, कंक्रीट फेल हो रहा है या फिर स्टील फेल हो रहा है। अभी सोच के देखो, अगर कंक्रीट फेल होगा तो क्या होगा। कंक्रीट एक ब्रिटिल मटेरियल है, राइट, कंक्रीट एक ब्रिटिल मटेरियल है। तो अगर कंक्रीट अपना फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा तो एक कंप्रेशन फेलियर होगा। अभी ब्रिटिल मटेरियल कैसे फेल होता है, एक बार में स्कैटर्ड फेलियर हो जाता है, कोई वार्निंग नहीं देगा, एक बार में धड़ाम करके गिर जाएगा क्योंकि वो ब्रिटिल मटेरियल है। अभी अगर स्टील फेल करेगा तो क्या होगा, स्टील के लिए क्या जानते हैं कि स्टील अपना मैक्सिमम स्ट्रेस पहुंचने के बाद भी वो फिर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेता रहता है। तो स्टील अगर फेल करेगा तो वो वार्निंग देगा, पहले क्रैक आएगा, फिर थोड़ा बहुत करके ज्यादा क्रैक आएगा, मतलब वार्निंग देगा कि हम फेल हो रहे हैं, तो आप लोग अगर अंदर हो तो बाहर निकल जाओ। तो अगर कंक्रीट फेल होगा तो उसमें हम लोगों को इवाकुएशन का कोई टाइम नहीं मिलेगा, कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। बट स्टील फेल होगा तो हमें पहले से साइन मिलेगा सो दैट हम लोग उस स्ट्रक्चर को खाली कर सके, एटलीस्ट लाइफ लॉस ना हो। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं, हम लोग मीन्स IS 456 2000 के हिसाब से, IS 456 2000 के हिसाब से कि हम लोगों को एक कंप्रेशन फेलियर को अवॉइड करना है, कि कंक्रीट फेलियर को पहले अवॉइड करना है, कंप्रेशन फेलियर को हमें अवॉइड करना है। ओके, नाउ अवॉइड हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज को समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि एक आरसीसी सेक्शन फेल हो सकता है, आइदर कंक्रीट अपना फेलियर स्ट्रेंथ पे अगर पहुंच जाए तो फेल हो सकता है, अगर स्टील पहुंच जाए तो फेल हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ पहुंच जाए तो फेल हो सकता है। तीन कंडीशन है। ओके, अभी समझते हैं कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है इसके साथ कैसे समझ में आएगा कि कंक्रीट पहले फेल हो रहा है कि स्टील पहले फेल हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेन से इस चीज को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट में, दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल के हिसाब से तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। से मान लो कि सब लोगों के पास, थोड़ा सा ओके लिख लो पहले। सर
स्टील स्ट्रक्चर सर ज्यादातर कहाँ यूज होता है सर? स्टील स्ट्रक्चर तुम जहाँ पे यूज करना चाहोगे। स्टील स्ट्रक्चर में पैसा आरसीसी से ज्यादा लगता है, इसलिए नॉर्मली घर या ये सब जगह पे नहीं होता है। तो जहाँ पे हम लोगों को मतलब फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, इकोनॉमी उतना हैम्पर नहीं करता है, तो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री शेड, या फिर कभी भी स्टील ब्रिज करते हैं, तो कभी आरसीसी ब्रिज, कभी कॉम्बाइंड स्ट्रक्चर करते हैं। स्टील स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा देखेंगे। वहाँ पे फैक्टर होता है कि इन्फ्लुएंस होता है कि हम कौन सा चीज को देखें कि हमें रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे चाहिए, किस चीज को जल्दी चाहिए। स्टील स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने में हमें तुरंत हो जाता है, टाइम ज्यादा नहीं लगता है, बट आरसीसी के करने में ज्यादा लगता है। अभी टाइम के साथ साथ क्या होता है, इकोनॉमी भी स्टील में ज्यादा लगता है कंपेयर टू आरसीसी। सो अगर आपका ये दो क्राइटेरिया मैच हो जाए, जहाँ पे मैच होगा आप वहीं पे स्टील स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि ये पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। फैक्टर्स है, फैक्टर्स अगर मैच कर जाए तो यूज कर सकते हो। ओके ओके सर। अच्छा हो गया। नाउ अभी समझते हैं कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस स्टेप है, ये इसके साथ साथ ये मेरा जो फेल्योर कंडीशन है ये कैसे वेरी हो सकता है, इसे कैसे समझाया जाए। ओके सब लोगों के पास पेन होगा, से मेरा ये मान लो कि मेरा ए आरसीसी सेक्शन को देख रहे हैं, ये आरसीसी सेक्शन है, यहाँ पे स्टील है, मतलब ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे स्टील है, ऊपर कंक्रीट है। ओके तो उससे मान लो कि तुम लोगों के पास, सबके पास एक पेन होगा, है ना, पेन है। तो पेन को लो, पेन को लो, कैप को हटा दो, पहले कैप को हटा दो, पेन है, ठीक। तो अभी इस पेन को अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो तुमको कहाँ पकड़ना होगा, उंगली कहाँ देना होगा, बीच में, ये सुनो, बीच में देना होगा कि नहीं होगा। यस सर। नाउ Yes, sir. सो दैट इज द बैलेंस कंडीशन। से मान लो कि दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सयू मैक्स। नाउ अगर मैं कैप, पेन का तो कैप होगा ना एक, दैट वन इज द पेन कैप। ओके तो अभी मान लो कि मैंने पेन कैप को ऊपर की तरफ लगा दिया, ऐसे करके पेन कैप को। अच्छा दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन देखा ना, दूसरा कंडीशन देखेंगे हम लोग। पहले एक नंबर कंडीशन, दूसरा नंबर कंडीशन में वही है, पेन का कैप को मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, इधर पेन का कैप को लगा दिया। लगाओ तुम लोग पेन का कैप को लगाओ। अभी अगर पेन का कैप को उधर लगाओगे तो उस कंडीशन में अगर उस पेन को बैलेंस करना है तो तुम लोगों को उंगली को किधर पकड़ना होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नहीं नो सर, सर, ऊपर की तरफ सर। ऊपर की तरफ। बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ सर। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ। तो मेरा पहले न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे था, मैंने क्या किया, ऊपर क्या है, कंप्रेशन जोन है, तो कंप्रेशन जोन में मैंने एरिया बढ़ा दिया। मतलब क्या किया कि स्टील जो है वो पहले फेल्योर पे पहुंचेगा। मैंने एरिया कहाँ बढ़ाया, मतलब कंप्रेशन जोन का एरिया बढ़ा दिया यहाँ पे समझने के लिए। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रहा है, मेरा पहले जब बैलेंस कंडीशन था तब मेरा मैक्सिमम था, अभी क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कम हो रहा है, मतलब मेरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। मैंने क्या किया, यहाँ पे कंक्रीट का एरिया बढ़ा दिया, स्टील का एरिया कम कर दिया, राइट। यहाँ पे कैप लगा दिया, मतलब स्टील का एरिया पहले मेरा एक सिंगल था, कैप ऊपर लगा दिया, मतलब मैंने ऊपर का एरिया को बढ़ा दिया। तो अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, मतलब ये क्या हुआ कि स्टील का एरिया कम कर दिया, कंक्रीट का एरिया ज्यादा कर दिया, तो स्टील पहले फेल्योर पे पहुंचेगा, मतलब डक्टाइल फेल्योर होगा जो हमें चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है तुम्हारा, अगर इसका एक्सयू मानो, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स हो जा रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बैलेंस सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या है, अभी समझने के लिए। अभी मान लो कि पेन का कैप मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, पेन की कैप को मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, तो इसको अभी बैलेंस करने के लिए न्यूट्रल एक्सिस, मतलब उंगली तुम लोगों को किधर पकड़ना होगा, नीचे की ओर। नीचे की तरफ। मतलब तुम्हारा इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एक्सयू का ओवर वैल्यू, रेनफोर्स सेक्शन। एक्सयू मैक्स, मतलब एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से ज्यादा हो रहा है, ये सुनो। तो नीचे की Yes. तरफ मैंने कैप लगाया, मतलब क्या है कि मैंने ओवर रेनफोर्स बना दिया। ओवर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट ज्यादा है, तो रेनफोर्समेंट पहले फेल नहीं करेगा, कौन फेल करेगा, कंक्रीट पहले फेल कंक्रीट। करेगा। अभी हम लोग अभी क्या जाने कि कंक्रीट फेल्योर को रोकना है, क्योंकि कंक्रीट फेल्योर अगर होगा तो वो कंप्रेशन फेल्योर होगा और एक स्कैटर्ड फेल्योर होगा, तुम्हें इवैक्यूएशन का टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि एक एक्सयू मैक्स का वैल्यू को लिमिट कर दिया जाए, कि एक्सयू का एक मैक्सिमम वैल्यू लाया जाए या एक्सयू का एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन किया जाए। ओके अभी समझे कि एक्सयू मैक्स का एक वैल्यू
मतलब एक्सयू का एक मैक्सिमम वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एक्सयू मैक्स एक ऐसा लिमिटिंग कंडीशन है कि अगर तुम्हारा जो एक्चुअल डेप्थ है एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से ज्यादा हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। मतलब कि तुम्हारा जो कंक्रीट है वो पहले फेल करेगा, स्टील बाद में फेल करेगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए कि एक मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चाहिए। ओके, तो अभी ये समझाने के लिए है कि एक्सयू मैक्स का वैल्यू हमें क्यों चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू हमें क्यों चाहिए। अभी समझ में आया कि एक एक्सयू मैक्स का वैल्यू क्यों चाहिए। ओके, इस चीज को स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट में भी समझाया जा सकता है। स्ट्रेन की कॉन्सेप्ट में इन द सेंस कि यहाँ पे देखो कि एक बैलेंस कंडीशन है। अच्छा, इसके लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ से स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट में भी इसे समझाया जा सकता है। वो समझ में आ गया तुम लोगों को कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कैसे वेरी होता है। अभी भूलोगे नहीं कि ओवर एनफोर्स होगा तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, सोचने का जरूरत नहीं है। पेन निकालो फिर देख लो ओवर एनफोर्स है अंडर एनफोर्स है क्या है, किसके लिए किधर जाएगा, ये सुनो। यस सर। तो इसको स्ट्रेन की कॉन्सेप्ट में भी समझाया जा सकता है। कैसे, से मान लो कि मेरा बैलेंस कंडीशन है कि ए जो डेप्थ है ए एक्सयू मैक्स है। जब एक्सयू मैक्स डेप्थ होगा मतलब एक्सयू मैक्स न्यूट्रल एक्सिस होगा तब जाके कंक्रीट 0.0035 फेल्योर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा और स्टील भी अपना फेल्योर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा 0.87 FY बाई ES प्लस 0.00। और ए है तुम्हारा डेप्थ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ और ए न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ बैलेंस कंडीशन में देखो इस स्ट्रेन डायग्राम को देखो, स्ट्रेन डायग्राम को देखो। जब एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स होगा तब जाके कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल्योर स्ट्रेन में पहुंच रहा है। ओके, नाउ सोचो कि मैंने न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को ऊपर की तरफ उठा दिया। ओके, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को मैंने ऊपर की तरफ उठा दिया, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस को बना दिया। न्यूट्रल एक्सिस को यहाँ पे बना दिया तो क्या होगा, क्या दिख रहा है डायग्राम अंडर सेक्शन कि अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा। कैसे होगा देख लो पहले। तो क्या दिख रहा है कि स्टील में म्यूट करो, स्टील में जो स्ट्रेन है वो पहले फेल्योर पे पहुंच रहा है। मतलब स्टील में ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है कंपेयर टू द कंक्रीट। देखो कंक्रीट का स्ट्रेन का वैल्यू इतना है कंपेयर टू द स्टील। सो क्या होगा, स्टील पहले तुम्हारा फेल्योर पे पहुंचेगा, राइट। सो ऊपर की तरफ उठ गया मतलब एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स। तो क्या हो रहा है, स्टील पहले पहुंच रहा है, दैट मीन्स अंडर एनफोर्स सेक्शन। अभी अगर न्यूट्रल एक्सिस को नीचे की तरफ मैं ला दिया, नीचे की तरफ ला दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, कंक्रीट में स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्टील में स्ट्रेन घट जाएगा। तो कंक्रीट पहले मतलब पहले ही वो 0.0035 तक पहुंच जाएगा जब तक स्टील में स्ट्रेन उतना हुआ नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा कंक्रीट पहले फेल कर रहा है। इस कंडीशन को हमें रोकना है। तो कंप्रेशन फेलियर को अगर रोकना है तो एक्सयू का एक मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ एक्सयू का क्यों मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। अभी एक्सयू का वैल्यू निकालेंगे कि मैक्सिमम कितना होता है और एक्चुअल कितना होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्यों हमें एक मैक्सिमम एक्सयू का डेप्थ चाहिए। इज इट क्लियर। सो अभी हम लोग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालना सीखेंगे कि कैसे हम सर अभी बोले थे कि न्यूट्रल एक्सिस अगर ऊपर जाएगा तो वो मतलब ज्यादा कंक्रीट होगा ऊपर में, इसीलिए जाएगा तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा तुम किसी भी जोन पे से, इसलिए तो पेन का एग्जांपल दिया। एक पेन है तो कैप को हटाओ, फिर अगर बीच में पकड़ोगे तो दोनों का एरिया, दोनों साइड का एरिया बराबर है, इसलिए बैलेंस हो रहा है। अभी इस साइड में कैप लगा दिया मतलब उस साइड में एरिया को बढ़ा दिया, तो तुम देखो न्यूट्रल एक्सिस किधर जाएगा। तुमको उसको अगर बैलेंस करना है तो न्यूट्रल एक्सिस किस साइड पे जा रहा है ऊपर खुद फाइंड आउट कर सकते हो, ऊपर की तरफ। और स्ट्रेन कॉन्सेप्ट में भी देख लिया, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो जो कंक्रीट है, कंक्रीट का देखो फेल्योर स्ट्रेन 0.0035। तो इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि हाँ ये तो 0.0035 तक पहुंचा ही नहीं। ऑन द अदर हैंड स्टील देखो पहुंच चुका है, स्टील पे मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया है। तो देखो क्या हो रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट कि ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा। दो ही क्राइटेरिया है, अगर स्टील फेल हो सकता है नहीं तो फिर कंक्रीट फेल हो सकता है। तो तुम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो कि कैसे इसको देखे कि अंडर एनफोर्स के लिए ऊपर की तरफ जाएगा कि ओवर एनफोर्स के लिए नीचे की तरफ। अभी सेक्शन में आएंगे, जब सेक्शन का डेफिनेशन लिखाएंगे अंडर एनफोर्स ओवर एनफोर्स बैलेंस, तब इस चीज को और क्लियर हो जाएगा।
अभी पहले ये समझाने के लिए बोला कि एक्सयू मैक्स का एक वैल्यू क्यू होना चाहिए, क्यू एक्सयू मैक्स का एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, समझ में आया? क्यू एक्सयू मैक्स का एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। ओके, नाउ अभी एक्सयू मैक्स का जो फिक्स वैल्यू होना चाहिए, तो वैल्यू कितना होना चाहिए? अभी क्वेश्चन है कि कितना वैल्यू होना चाहिए, तो चलो निकालते हैं कि कितना वैल्यू होना चाहिए। तो बताओ तो एक्सयू मैक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, बोलो? EU इक्वल टू CU। वो तो एक्चुअल है, हमें मैक्सिमम कैसे मिलेगा? दैट वन, अगर सी इक्वल्स टू क्यू करेंगे तो हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम? क्योंकि मैक्सिमम जरूरी है। अभी इतना क्या क्यों बोला? क्योंकि मैक्सिमम जरूरी है, हमें कंप्रेशन फेलियर को रोकना है। और एक्सयू मैक्स का वैल्यू अगर ज्यादा हो गया, अगर एक्सयू का वैल्यू एक्सयू मैक्स से ज्यादा हो गया, तो मेरा कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन जाएगा मेरा। तो उस चीज को अवॉइड करना है। तो अब पहले हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा? तो मैक्सिमम डेप्थ कुछ नहीं, हम लोग इस सिमिलर ट्राइंगल से बना सकते हैं, इन दो सिमिलर ट्राइंगल से, एक ये वाला सिमिलर ट्राइंगल, दूसरा नीचे वाला सिमिलर ट्राइंगल। ओके, सो मान लो कि ये जो डेप्थ है बैलेंस कंडीशन में है, तो ये डेप्थ एक्सयू मैक्स है, मैक्सिमम डेप्थ है। तो इतना वाला जो डेप्थ है ये कितना हो जाएगा? ये जो नीचे जो छोटा वाला हिस्सा है पूरा डी है, इफेक्टिव डेप्थ है। ऊपर वाला है तुम्हारा एक्सयू मैक्स, तो ये इतना वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस XU max। D minus XU एक्सयू मैक्स हो गया। नाउ इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल को देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सयू मैक्स अपॉन XU max by upon D minus D XU minus max XU max equals to equal to 0.0035 upon 0.87 Fy ESC plus plus 0.0। 0.002। नाउ हमें एक्सयू मैक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्सयू मैक्स वैल्यू चाहिए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो 0.0035 ब्रैकेट में D माइनस एक्सयू मैक्स लिख लो तुम लोग भी, इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओ, एक्सयू मैक्स 0.87 Fy by ES प्लस 0.002। इसको और सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, तो हमें क्या मिलेगा? एक बार में इसको कर देते हैं, तो एक बार सिंप्लीफाई कर लो। 0.0035 D माइनस 0.0035 एक्सयू मैक्स इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा? इस साइड को ऐसे ही रखो, एक्सयू मैक्स 0.87 Fy by ES प्लस 0.002। नाउ हमें एक्सयू मैक्स का वैल्यू चाहिए, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, एक्सयू सारा एक्सयू मैक्स को उधर लेके चले जाओ, तो 0.0035 D इक्वल्स टू, सब एक्सयू मैक्स को मैं इधर लेके चला गया, सो एक्सयू मैक्स को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा? 0.87 Fy by ES प्लस 0.002 प्लस 0.0035। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में चले। बस अभी हम लोग एक्सयू मैक्स Yes, बाय sir. डी के टर्म में करेंगे। सो अभी तो फिर क्या मिलेगा हमें अगर करेंगे? एक्सयू मैक्स अपॉन डी इक्वल्स टू, हमें मिलेगा इस साइड पे 0.0035 अपॉन 0.0055, दोनों को ऐड करने के बाद 0.0055 मिला, प्लस 0.87 Fy by ES। So that is the formula to find out the maximum depth of the neutral axis। ये मैक्सिमम डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ के बारे में अभी बात नहीं किया, एक्चुअल डेप्थ देखेंगे। मैक्सिमम डेप्थ है कि क्यों लिमिट किया? कंप्रेशन फेलियर को रोकने के लिए। कंप्रेशन फेलियर कब होगा? जब मेरा सेक्शन क्या होगा? ओवर रेनफोर्स्ड होगा। ओवर रेनफोर्स्ड मतलब कंक्रीट का एरिया कम हो जाएगा, स्टील का एरिया ज्यादा हो जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कंक्रीट पहले फेल करेगा और हमें कंक्रीट पहले फेल करने को रोकना है। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? अंडर रेनफोर्स मतलब रेनफोर्समेंट का एरिया कम है, तो रेनफोर्समेंट पहले अपना फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा। तो ये है तुम्हारा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो देखो एक्सयू मैक्स बाय डी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों के पास जनरली कितना ग्रेड का स्टील होता है? Fe,
250, 250, FE 415, Fe 415, 415 Fe FE 500, 500. 500. तो नाउ 250 का वैल्यू बिठाओ। अच्छा, स्टील के लिए ES का वैल्यू कितना होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ES का वैल्यू कितना होता है? 2 into 10 to the power 5. यस, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी यहाँ पे mm. Fy और US का वैल्यू बिठाओ। पहले 250 के लिए बिठाओ, देखो कितना वैल्यू आ रहा है। बिठाओ 250 के लिए कितना वैल्यू आ रहा है देखो। तो पहले 250 के लिए बिठाओ, 0.0035 निकाल के बताओ अभी वैल्यू। 0.531 0.0055 sir 0.531. 0.531 ओके, आते हैं अभी 0.87 into 250 by 2 into 10 to the power 5। तो कितना आया 250 के लिए? XU max by D का वैल्यू 0.531 0.533. और One. 415 के लिए 1 नहीं चाहिए, 0.53 2 डिजिट तक ले लो। 415 के लिए कितना आ रहा है? 415 बिठाओ यहाँ पे 250 की जगह पे 0.47. 0.479 sir 0.48 9 को 8 कर दिया। और इसके लिए XU max by D का वैल्यू कितना आएगा? 0.45 0.456 राउंड ऑफ करके 46 राउंड अप करके 46. तो XU max by D का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। XU max by D का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील। Grade of steel. अभी ये जो वैल्यू है XU max by D का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू योर ग्रेड ऑफ स्टील, ये कहाँ पे दिया हुआ है? पेज नंबर 70 ऑफ 70. योर IS 456, पेज नंबर 70 IS 456 2000 पे दिया हुआ है। लोगों को ये निकालना क्यों सिखाया कि कहीं अगर प्रॉब्लम पे गेट या येस पे तुम्हें बोल दिया, यहाँ पे देखो 250 415 500 है, अभी बोल दिया कि तुम्हारे पास 550 का स्टील है, निकालो XU max by D का वैल्यू, तो तुम्हारे पास अगर इक्वेशन होगा 550 के लिए निकाल सकता है। ये सुन लो, क्लियर हुआ अप टू दिस? लिख लो और कोड में जाके देखो, इस सेक्शन को देखो। अच्छा, कोड मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड, कोड में कहाँ पे है। कोड में पेज नंबर 70 में सब दिया हुआ है, Fy के कॉरस्पॉन्डिंग XU max by D का वैल्यू कैसे आया नहीं दिया हुआ है, बट वैल्यूज दिया हुआ है। हमें वैल्यूज डिजाइन जब करेंगे या एनालिसिस करेंगे वैल्यूज चाहिए होगा, राइट? तो यहाँ पे याद रखो कहाँ पे है, पेज नंबर 70 पे। और ये वैल्यूज रट लो कि Fy 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 48 और 500 के लिए 0.46। ओके, सो नाउ समझ में आया कि हमें न्यूट्रल एक्सिस का एक मैक्सिमम डेप्थ को फिक्स करना क्यों जरूरी है। तो ये था मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये तो क्या मैक्सिमम, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अभी एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे आते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे। ओके, सो हम लोगों के पास जो स्ट्रेस डायग्राम था, we had the stress diagram। तो स्ट्रेस डायग्राम को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे और स्ट्रेस एंड फोर्सेस, स्ट्रेस एंड फोर्सेस, तो यहाँ पे फोर्स कितना आ रहा था? Cu 0.36 FCK 0.36 FCK XUB XUB। तो Tu का वैल्यू कितना आ रहा था? 0.87 0.87 FY AST। ओके, नाउ बाकी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। ऊपर कंप्रेशन फोर्स आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस है, और नीचे तुम्हारा टेंसाइल फोर्स आ रहा है। ओके, नाउ सेक्शन के लिए से ये तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ओके, XU फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। अभी बोलो कि अगर इस सेक्शन को अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, राइट? तो समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Cu से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो Cu माइनस Tu इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Cu इक्वल्स टू Tu, क्योंकि इस सेक्शन को तो स्टैटिक कंडीशन में रहना है। अगर मेरा
सी इक्वल्स टू टी यू ना हुआ तो ये तो स्टैटिक कंडीशन में नहीं रहेगा, इसका जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, कंडीशन है, वो फेल कर जाएगा। अभी सी यू का वैल्यू लिखो, सी यू का वैल्यू कितना है 0.36 FCK XU B इक्वल्स टू टी यू का वैल्यू कितना है 0.87 FY AST। तो यहाँ से XU का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें, XU इक्वल्स टू क्या मिलेगा 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। B ओके B, अगर तुम लोग XU by D करना चाहोगे तो यहाँ पे D मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें मिल गया। कोई भी एक अगर आरसीसी सेक्शन दिया हुआ होगा, कोई भी एक आरसीसी सेक्शन दिया होगा, उसका बी दिया हुआ है, से बी दिया हुआ है, ओके, उसका एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, उसका कंक्रीट का एफसी के